इजरायल और शांति बोर्ड के बीच गाजा संघर्ष विराम पर आगे बढ़ने को लेकर कोई मतभेद नहीं है। यही बात गाजा के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई म्लादेनोव ने अपनी इजरायल यात्रा में मुझसे कही। मुख्य चुनौतियां अब भी हैं, खासकर हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण में। ये हमारा पूरा इंटरव्यू है, सिर्फ यहां मिलेगा i24 न्यूज पर। गाजा के लिए शांति बोर्ड के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई म्लादेनोव का i24 न्यूज स्टूडियो में स्वागत है। यहाँ आके अच्छा लगा। मैं शुरुआत गाजा में युद्ध विराम की मौजूदा स्थिति के एक व्यापक आकलन से करना चाहती हूँ। दूसरे चरण की प्रगति अब तक कैसी रही है? ठीक है, युद्ध विराम अभी भी जारी है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी समस्याओं के साथ निश्चित रूप से रोजाना युद्ध विराम के उल्लंघन होते रहते हैं, जिन्हें हमें निगरानी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इन्हें कैसे कम किया जाए। लेकिन युद्ध विराम अभी तक बना हुआ है। मेरे अनुसार यही सबसे अहम बात है, चाहे फिलिस्तीनियों हो या इजरायलियों। दुर्भाग्य से यह सिर्फ युद्ध विराम है, युद्ध का अंत नहीं। ये ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाता जिससे गजा फिर से विकसित हो सके या सीमा के उस पार इजरायली समुदाय शांति और सुरक्षा के साथ रह सके, ये जानते हुए कि अब 7 अक्टूबर जैसी धमकी या गजा से कोई खतरा नहीं आएगा। ये जरूरी है कि ये बना रहे, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि अब हम 20 बिंदु योजना के पूर्ण क्रियान्वयन की ओर बढ़ें। मैं इसे चरण 1 या 2 नहीं कहूंगा क्योंकि योजना एक ही है और योजना में 20 बिंदु हैं जिन्हें सभी को लागू करना जरूरी है। इसकी मुख्य आधार ये है कि गाजा पर हमास का शासन नहीं होगा, कि सभी हथियार इकट्ठा किए जाएंगे और एक एकल अंतरिम फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन रखे जाएंगे, कि गाजा पट्टी को कट्टरपंथ से मुक्त किया जाएगा और वो अब इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगी। लेकिन अंततः यह एक नए सुधारित फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत गाजा और वेस्ट बैंक को फिर से एकजुट करने की नींव भी रखेगा और संभवतः फिलिस्तीनी मुद्दे के राजनीतिक समाधान की संभावना भी पैदा कर सकता है। ये वे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें लागू करना जरूरी है ताकि हम केवल लड़ाई रोकने वाले युद्ध विराम से आगे बढ़ सकें, ऐसी स्थिति तक पहुंचा जा सके जहां गाजा का पुनर्निर्माण या नया निर्माण हो सके, उसका विकास हो सके और लोग वास्तव में सामान्य जीवन जी सकें, क्योंकि अभी उनके पास सामान्य जीवन नहीं है। इजराइल में आपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात को सकारात्मक और सार्थक बताया, लेकिन आपकी हालिया मुलाकात में इजराइल ने किस पर सहमति दी? प्रधानमंत्री और उनकी टीम से अभी मिलना और योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण था। और सिर्फ ये नहीं कि इजराइल ने इस योजना के तहत किन बातों के लिए प्रतिबद्धता जताई है, बल्कि ये भी कि योजना में सभी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू करने के लिए क्या शर्तें हैं। और आप जानते हैं स्पष्ट रूप से युद्ध विराम से जुड़े मानवीय प्रोटोकॉल में इजराइल ने मानवीय सहायता और सामानों को गाजा में जाने देने के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं की हैं। इन सभी बातों का पालन किया जाना चाहिए और इन्हें पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये उन सभी सवालों पर भी लागू होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के संदर्भ में खुले हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इजराइल के साथ अच्छी समन्वय की आवश्यकता है ताकि भविष्य की फिलिस्तीनी पुलिस बल की कोर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके जो जमीनी हालात में सुरक्षा बनाए रख सके। हमें शांति बोर्ड और इजराइल के बीच उन कई गतिविधियों पर समन्वय करना होगा जो गाजा में आईडीएफ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में की जानी चाहिए। वहां मौजूद सुरंगों या हथियारों के भंडार के अवशेषों को हटाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए, जो संभावित रूप से विस्फोट कर सकते हैं या खतरा पैदा कर सकते हैं। अभी भी कई संचालन मुद्दे हैं जिन्हें इजराइल के साथ अंतिम रूप देना है। कल की बैठक अच्छी रही। मुझे नहीं लगता कि गाजा की सुरक्षा चुनौतियों को लेकर शांति बोर्ड और इजराइल में कोई मतभेद है और वो संबंध मौजूद है। और ये आप जानते हैं, हमें वाकई में आगे बढ़ने के लिए कुछ संचालन संबंधी विवरणों में जाना पड़ा। मुझे लगता है कि वह बहुत ही उत्पादक रहा। क्या आगे बढ़ते हुए शांति बोर्ड और इजराइल के बीच अभी भी कोई अंतर बाकी है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ समन्वय और सभी की एकमतता सुनिश्चित करने की बात है। अब कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अब सबसे अहम कदम यह है कि गाजा में हथियार संक्रमणकालीन फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय समिति के नियंत्रण में लाए जाएं और राष्ट्रीय समिति अपनी जिम्मेदारियां संभाले।
ये दो अगले तात्कालिक चुनौतियां हैं जो हमें उस चरण तक पहुंचने की अनुमति देंगी जहां गाजा में पुनर्निर्माण संभव हो सके। आईडीएफ परिधि तक पीछे हट सकती है और स्थिति को जितना संभव हो सामान्य किया जा सकता है। हमारे पास शांति बोर्ड है जिसे खाड़ी देशों से वित्त पोषण की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं मिली हैं। वे हमारी और गाजा में इस परियोजना की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन तभी जब हमास निरस्त्र हो जाए। ठीक है, जब गाजा में हालात ऐसे हो जाएं कि आप ये गारंटी दे सकें कि वहां फिर से न युद्ध होगा न लड़ाई। इसका मतलब है गाजा में नई शासन व्यवस्था और गाजा में हथियारों को निष्क्रिय करना। कोई भी दाता, चाहे वो खाड़ी से हो, यूरोप से हो या कहीं और से, पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, ये जानते हुए कि हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं और जिसमें भी वे निवेश करें वो नष्ट हो सकता है। हम गाजा में इस चक्र से कई बार गुजर चुके हैं। मुझे लगता है हम सभी चाहते हैं कि ये चक्र खत्म हो और फिलिस्तीनियों व इजरायलियों दोनों के लिए अच्छा हो। हथियारों के मुद्दे पर हमास को निरस्त्र कौन करेगा? शांति बोर्ड, इजराइल, मिस्र या अमेरिका? असल में कौन अंदर जाकर यह सुनिश्चित करता है कि हमास ये सारे हथियार छोड़ रहा है? खैर, यही एक मुख्य बिंदु है जिसे हमें अभी अंतिम रूप देना है। और बात सिर्फ सिद्धांतों पर सहमति की नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है। हमें सभी पक्षों की प्रतिबद्धताओं की जांच के लिए सत्यापन तंत्र पर सहमति बनानी होगी, सिर्फ युद्ध विराम के संदर्भ में ही नहीं बल्कि हथियारों को निष्क्रिय करने के संदर्भ में भी। सत्यापन का मतलब है पुष्टि करना और यह सुनिश्चित करना कि काम सही तरीके से हो। क्या कहूँ, वो जिम्मेदारी से हो, क्योंकि हम ऐसे हथियारों से निपट रहे होंगे जो अपने आप में खतरा पैदा करते हैं। और इसके लिए सैन्य विशेषज्ञता की जरूरत होती है, नागरिक विशेषज्ञता की जरूरत होती है और सबसे महत्वपूर्ण सत्यापन की जरूरत होती है। और इसके लिए उस प्रणाली को लागू करने की क्षमता चाहिए जिसे हमने अब विकसित कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, तुर्की और मिस्र जैसे युद्ध विराम के गारंटरों के साथ मिलकर हम इस प्रक्रिया के सत्यापन के लिए एक तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं। और मैं जो देखना चाहूंगा वो ये है कि वो तंत्र केवल हथियारों के सवाल तक ही सीमित ना रहे बल्कि गाजा पट्टी में शासन के संक्रमण की पूरी प्रक्रिया पर लागू हो। क्योंकि ये कहना एक बात है कि समिति को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इसे उस क्षेत्र में लागू करना बिल्कुल अलग बात है जिसे पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से हमास द्वारा शासित किया जा रहा है। सभी पिछली चुनौतियों और समस्याओं के साथ जिनका समाधान इस तरह से करना जरूरी है कि वास्तव में आप लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकें। आप न केवल मानवीय बल्कि विकासात्मक जरूरतों सहित लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो और इसे इस तरह से करें जो जिम्मेदार हो और सुरक्षा संबंधी समस्याएं न पैदा करें। अगर हमास इस युद्ध विराम ढांचे और निरस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं करता तो क्या शांति बोर्ड के पास योजना बी है या युद्ध विराम खत्म हो गया है? हमारे पास एक योजना है। हम इसे योजना ABC नहीं कहते। हमारे पास आगे बढ़ने की एक योजना है और उस योजना को लागू करने का एक पहलू इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम निरस्त्रीकरण के रोडमैप पर हमास के साथ समझौता करने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। और इसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी जब गारंटर मिस्र, तुर्की, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका मिले और उन्होंने उन सिद्धांतों को विकसित किया जिनके आधार पर यह किया जाना चाहिए। उन सिद्धांतों को बाद में स्पष्ट रूप से बताया गया था। हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है कि इसे कैसे इस तरह से लागू किया जा सकता है जो हमास और इजराइल की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हो, सत्यापन तंत्र के अनुरूप हो और प्रक्रिया को इस तरह आगे बढ़ने दे कि वास्तव में यह इस विचार का समर्थन करे कि लोगों के लिए टिकाऊ तरीके से पुनर्निर्माण हो सकता है। जैसे ही निरस्त्रीकरण होता है और आईडीएफ परिधि तक पीछे हटती है, यह एक बहुत ही विस्तृत योजना में विकसित किया गया था। उस योजना पर कई बार काहिरा में हमास के साथ चर्चा की गई थी। हमारे बीच विचारों और टिप्पणियों को लेकर कुछ बातचीत हुई थी और फिर हमने उन्हें इस योजना का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें क्रियान्वयन के सिद्धांत और एक विस्तृत क्रियान्वयन रोडमैप शामिल थे। और अब हम उस चरण में हैं जहां हमें देखना है कि क्या फिलिस्तीनी गुट इन सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे और क्या वे इस रोडमैप को वास्तव में स्वीकार करेंगे।
ये केवल हमास पर लागू नहीं होता, ये केवल गाजा के गुटों पर लागू नहीं होता, बल्कि उन सभी संस्थाओं पर लागू होता है जो गाजा पट्टी में हथियारों और लड़ाकों या मिलिशिया को नियंत्रित करती हैं। क्योंकि योजना की जो मूल धारणा है, और ये एक ऐसी बात है जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे, वो ये है कि एक अंतरिम फिलिस्तीनी प्राधिकरण होना चाहिए जो विशेषज्ञों द्वारा संचालित हो, गैर राजनीतिक हो और गाजा पट्टी को नियंत्रित करे। गजा में एक ही कानूनी व्यवस्था है और हथियारों पर एक ही नियंत्रण है। ये 3 बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर हम सभी सहमत हैं। मुझे लगता है आप जानते हैं, शांति बोर्ड के दृष्टिकोण से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमास के साथ होने वाली बातचीत में जो भी हो, हम मूल रूप से बीओपी के भीतर अपने साझेदारों, दाताओं, क्षेत्रीय साझेदारों इजराइल, मिस्र के पास वापस जा सकें और वास्तव में इन सभी पहलुओं पर आगे कैसे बढ़ना है इस पर सहमत हो सकें। क्योंकि आखिरकार गाजा में कोई पुनर्निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक हथियारों को निष्क्रिय नहीं किया जाता, और कोई पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। और इसके लिए प्रभावी रूप से जरूरी है कि यह प्रक्रिया ऐसे तरीके से की जाए जिस पर सभी संस्थाओं की सहमति हो, या ऐसे किया जाए जिससे गाजा और इजराइल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन इसमें अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इस समय शांति बोर्ड कितनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है? क्या आप इस प्रक्रिया को आकार दे रहे हैं या वास्तव में वॉशिंगटन की योजना को लागू कर रहे हैं? देखिए, एक ही 20 सूत्रीय योजना है। मैं इसे वॉशिंगटन की योजना नहीं कहूंगा, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये उन्हीं का प्रस्ताव था जिसने सभी को एक साथ मेज पर बैठाया। उन्होंने न सिर्फ अरब देशों को बल्कि कई इस्लामी देशों को भी इसका समर्थन करने के लिए तैयार किया। फिर इसे सुरक्षा परिषद में पेश किया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में मंजूरी मिली। अब यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की योजना है और पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से देखा है कि इस योजना के लिए सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्यस्थ या क्षेत्र के देश ही प्रतिबद्ध नहीं है। यूरोप और उससे बाहर जिन सभी देशों से हम बात करते हैं वे भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हर कोई हमारे पास आता है, चाहे वे शांति बोर्ड में हो या नहीं, ये पूछने कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2803 के क्रियान्वयन का समर्थन कैसे करें, जो वही योजना है। तो ये वो अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है जिसे लागू करने की आवश्यकता है, और वो ढांचा बहुत स्पष्ट है कि क्या आवश्यक है, कौन कौन से कदम उठाने हैं और योजना का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास ये सभी तत्व मौजूद हैं। इन तत्वों को कैसे एक साथ लाया जाए, इस पर सभी वार्ताएं पहले ही हो चुकी हैं, और अब हम उस चरण में हैं जहां हम इस पर फिर से बातचीत करने या नए तत्वों पर बातचीत करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें वास्तव में पूरे ढांचे के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप को देखना है। यही स्थिति है जिसमें हम हैं, और इसके लिए हमें निश्चित रूप से सभी पक्षों का सहयोग चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूंगा, इजराइल निश्चित रूप से इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है। मिस्र भी ऐसा ही है। हमारे तुर्की और कतर के सहयोगी भी ऐसे ही हैं, और फिर मध्यस्थों और गारंटी देने वाले देशों के समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। लेकिन बाकी क्षेत्र भी ऐसा ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी क्षेत्र बहुत स्पष्ट रूप से समझता है कि आप जानते हैं, फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता के आधार पर ही हो सकता है। राजनीतिक रूप से आपको ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें गाजा अब किसी उग्रवादी संगठन के नियंत्रण में ना हो। ये एक वैध मान्यता प्राप्त अंतरिम प्राधिकरण के नियंत्रण में है। वो फलस्तीनियों और वेस्ट बैंक के साथ काम कर रहा है और रामल्ला में जरूरी सुधार सुनिश्चित कर रहा है। यह भी 20 बिंदु योजना में शामिल है, और यह इस तरह से किया जा रहा है कि इससे और अधिक सुरक्षा चुनौतियां न पैदा हों और युद्ध का खतरा न बढ़े। ये क्षेत्र, और मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, ये क्षेत्र इजरायली लोग, फिलिस्तीनी लोग और सभी ने हिंसा का अपना हिस्सा बहुत ज्यादा झेल लिया है। तो अगर हम अभी इस योजना से पीछे हटते हैं तो हम केवल उस हिंसा के खतरे को फिर से बढ़ा रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। आपने हथियार सौंपने की बात की थी, भारी और हल्के दोनों हथियारों की, लेकिन सुरंगों का क्या? और वास्तव में गाजा पट्टी के दोनों हिस्सों, आईडीएफ के नियंत्रण वाले और हमास के नियंत्रण वाले, का विसैन्यीकरण करने के बारे में क्या?
देखिए, जब हम हथियारों की बात करते हैं तो हमारा मतलब वास्तव में भारी हथियारों और उनसे जुड़ी पूरी संरचना से है, और हल्के हथियारों से भी है जो गुटों के नियंत्रण में है। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत समझ है, और यही चुनौती का हिस्सा है, क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाएगी। लेकिन शुरू होने पर लोगों को इसका लाभ दिखना चाहिए, और उनके लिए वह लाभ सिर्फ जो नष्ट हुआ था उसे फिर से बनाना नहीं होना चाहिए। 7 अक्टूबर से पहले भी गाजा स्वर्ग नहीं था। अगर हम देखें कि जो इमारत नष्ट हुई है, हम उसे फिर से बना देंगे, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जो करने की जरूरत है वो वास्तव में कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी तरीका है, जिससे वहां के लोग जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह उनका आवास हो, आर्थिक अवसर हो, पहुंच हो, वास्तव में सार्थक और सामान्य तरीके से व्यापार करने की क्षमता हो, यात्रा हो और अपनी जिंदगी को सामान्य बनाना हो, उन सब का समाधान किया जा सके। और इसके लिए पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए गाजा में आने वाले सामान और सेवाओं की पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक नए सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो होता है और वो क्या है, निश्चित रूप से सुरक्षा कारणों से इजराइल गाजा में जाने वाले सामान, दोहरे उपयोग वाले सामान आदि को नियंत्रित करता है। लेकिन एक बार जब वे गाजा पट्टी में चले जाते हैं तो जो भी वहां जाता है वह वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है उनके हाथों में नहीं पहुंचता, और कुछ लोगों को सामान तक पहुंच है, कुछ लोगों को नहीं। और ये व्यवस्था वाकई में टूटी हुई है, और हर कोई समझता है कि ये व्यवस्था टूटी हुई है। इसलिए हमें एक बिल्कुल नई व्यवस्था की जरूरत है जो उत्पादन, व्यापार आदि को सामान्य बना सके। इनमें से कुछ भी तब तक नहीं हो सकता जब तक हथियारों को निष्क्रिय करने का मुद्दा और गाजा के शासन का मुद्दा हल नहीं हो जाता, और जब तक आप वास्तव में ऐसा माहौल बना सकें जिसमें लोग सामान्य जीवन जी सकें। मुझे लगता है कि यही इसका सीधा सा लक्ष्य है कि लोग सामान्य जीवन जी सकें, ताकि फिर आप दोनों पक्षों के राजनीतिक नेताओं को यह सोचने का मौका दे सकें कि गाजा, फिलिस्तीनियों और इजराइल के लिए कौन सी दीर्घकालिक व्यवस्थाएं काम करेंगी। क्या ईरान के साथ युद्ध ने शांति प्रक्रिया को प्रभावित किया है? बिल्कुल, इसका असर पड़ा है, मेरे ख्याल से, लेकिन गलत ढंग से। कुछ लोगों ने उम्मीद की थी कि ये प्रक्रिया रुक जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे रोक देना चाहिए, हमें इंतजार करना होगा कि ईरान में क्या होता है, लिबनान में क्या होता है आदि। लेकिन ये देखने का एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ऐसी बातों के पीछे बहुत सारी गैर जिम्मेदारी छुपी होती है, और उन मुश्किलों को न मानने की मानसिकता होती है जिनमें 20 लाख लोग जी रहे हैं। उन्हें गाजा पट्टी के पहले के आकार के 50% से भी कम हिस्से में समेट दिया गया है, बिना पर्याप्त आवास के, बिना पर्याप्त पानी के, और वे सारी समस्याएं जो वहां मौजूद हैं। सिर्फ ये कहना कि दुनिया की राजनीतिक स्थिति के कारण हमें उनकी जिंदगियों को न जाने कितने और महीनों तक ठहराव में रखना होगा, न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि यह एक नई समस्या भी खड़ी कर रहा है। तो जो भी ऐसा कहता है और जो मानता है कि हमें ऐसे माहौल में काम करना चाहिए, वो वास्तव में पूरी तरह से इसके खिलाफ जा रहा है। सिर्फ शब्दों के ही नहीं बल्कि प्रस्ताव और 20 बिंदुओं की योजना की भावना के भी। आप गजा को कट्टरपंथ से मुक्त नहीं कर सकते, आप गजा में हथियारों को निष्क्रिय नहीं कर सकते, आप तेजी से आगे बढ़े बिना संक्रमणकालीन शासन की नई व्यवस्था नहीं बना सकते। जितनी देर करेंगे उतने लोग और ज्यादा हताश, गुस्से में और कट्टरपंथी हो सकते हैं, कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आ सकते हैं। और जितना आप इस संभावना से दूर जाते हैं कि सिर्फ इस पर बात करें कि क्या हम संघर्ष विराम बनाए रख रहे हैं, क्या ये कायम है, बल्कि उनके लिए एक दीर्घकालिक समाधान लेकर आए जिसमें वे अपनी जिंदगी की बेहतर योजना बना सकें, जितना वे अभी कर पा रहे हैं। क्या आप खुद निकट भविष्य में गजा जाने की योजना बना रही हैं? हाँ, मैं जाऊंगा, लेकिन ये इस पे निर्भर करता है। मेरी प्राथमिकता है कि सबका ढांचा सही हो,
क्योंकि मैं सिर्फ तस्वीर के लिए नहीं जाना चाहता। मैं पहले भी कई बार गाजा गया हूं। मैं गाजा में लोगों से लगभग हर हफ्ते बात करता हूं। मुझे गाजा में फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि जरूरी हालात ठीक से बन जाए, ताकि गाजा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति गाजा पट्टी में जिम्मेदारी संभालना शुरू करे और निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो नहीं हुआ तो जिस हकीकत में हम फंसे हुए हैं उसे सुलझाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह हकीकत किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। गाजा में हमास के नियंत्रण में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए भी ये अच्छी नहीं है। ये लंबे समय में इजराइल के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अभी गाजा की स्थिति खबरों से बाहर हो जाए, लेकिन ये बहुत आसानी से फिर से भड़क सकती है। गाजा के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई म्लादेनोव आज i24 न्यूज पर अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।